हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUP-PSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम लूसेंट जनरल साइंस की समरी जो कर रहे थे, ये हमारा सेशन नंबर 11 है। ओके, 11 है ये। इसमें हम इनर्ट गैस, फर्टिलाइजर और ये सब पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हमारा लास्ट या सेकेंड लास्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का। इसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। अब सब लोग बोल रहे थे कि मैम बायोलॉजी का करिए, बायोलॉजी का करिए। भाई बुक की समरी पढ़ रहे हैं तो चैप्टर वाइज ही तो पढ़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना लास्ट चैप्टर सबसे पहले कर लें और पहला वाला चैप्टर सबसे लास्ट में करें। तो बुक की समरी पढ़ रहे हैं तो समरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, लास्ट या सेकेंड लास्ट लेक्चर है ये, एंड फिर उसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका जो सबसे पहले एग्जाम अगर कोई आ रहा है, अगर किसी का जैसे UP-SSC का कोई एग्जाम आ रहा है या UP-PSC का कोई एग्जाम आ रहा है, UP-PSC का तो अभी कोई एग्जाम है नहीं, मेंस है, तो जिसका जो भी एग्जाम आ रहा है, जिस भी PCS का एग्जाम आ रहा है, वो अपना एग्जाम कौन सा एग्जाम है और किस डेट को है वो लिख दो। इससे क्या होगा, जो बायोलॉजी के जो जितने सेशंस बचे हैं उसको मैं उसी हिसाब से शेड्यूल करूंगी। जिस भी एग्जाम की डेट सबसे पहले होगी, हमारी कोशिश होगी कि हम जितने भी सारे सेशन हैं उस डेट से पहले ये सारे फिनिश कर दें। इसमें आपको भी फायदा होगा और मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितने दिन में कौन से सेशन कंप्लीट करने हैं। तो आप इस हिसाब से देंगे तो मुझे ज़्यादा आइडिया लगेगा। जिसका जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, जो भी वन डे एग्ज़ाम आ रहा है, जिसका RRB का आ रहा है, अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट वाले, CAPF वाले, UPSC वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका एग्ज़ाम है, तो जिस भी लोगों का जो जो एग्ज़ाम है, तो वो अपना एग्ज़ाम और कौन सी डेट को है वो कमेंट करो और उस हिसाब से मैं शेड्यूल एक प्रिपेयर करती हूँ। और जो हमारे जितने बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है गए हैं, हम विद इन दैट डेट उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कंप्लीट करने की कोशिश नहीं, हम उसको कंप्लीट कर ही लेंगे। तो आप इसको लिख दो तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा, और ये आपके लिए भी सही रहेगा, मेरे लिए भी सही रहेगा। आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ, इस डेट से पहले हमारे जो है सारे वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो नॉर्मली आप क्वेश्चन वाले कमेंट तो बहुत कंजूसी से करते हो, लेकिन ये कमेंट कर देना, ये आपके लिए ही है। वैसे तो वो क्वेश्चन वाले कमेंट भी आपके लिए ही होते हैं, लेकिन ये प्लीज कर देना। आई रिक्वेस्ट टू ये कमेंट कर देना कब एग्जाम है और डेट कौन कौन सी है, अपने अपने एग्जाम लिख देना। अच्छा, तो 11 सेशन है इनर्ट गैस और फर्टिलाइजर। इसके बाद हम बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते हैं क्या क्या है। पहला है आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है। बॉडी के अंदर जो आयोडीन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थायरॉक्सिन के फॉर्म में रहता है इन थायराइड ग्लैंड। तो आपका जैसे ये नेक है और इसके यहाँ आपका थायराइड ग्लैंड होता है, तो उस थायरॉक्सिन के फॉर्म में रहता है थायराइड ग्लैंड में। आयोडीन की वजह से जो है अगर आयोडीन कम होगा, आयोडीन अगर लैक होगा, तो आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें गॉइटर होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। आपको सबको पता है कि लैक ऑफ आयोडीन की वजह से गॉइटर होता है, लेकिन अगर ये ग्लैंड के फॉर्म में आ जाए कि थायराइड ग्लैंड जो है इंक्रीज हो जाता है, ये ग्लैंड जो है बढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा ना कि जो इनको गॉइटर रहता है, उनकी जो ये नेक है वो स्वेल होती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से वो नेक स्वेल हो जाती है। तो आयोडीन की कमी तभी तो बोलते हैं टाटा सॉल्ट खाना चाहिए, आयोडीन वाला नमक। तो आयोडीन की कमी की वजह से जो है आपका थायराइड ग्लैंड इंक्रीज हो जाता है, स्वेल हो जाता है इंक्रीज, और उसकी वजह से जो डिसीज होती है वो गॉइटर होती है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गॉइटर जो डिसीज है वो किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ द आयोडीन। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? एज अ टिंचर ऑफ द आयोडीन, आयोडोफॉर्म, एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक की फॉर्म में। तो आयोडीन का क्या, आयोडोफॉर्म और एंड इन द फॉर्म ऑफ एंटीसेप्टिक एंड एनाल्जेसिक, तो इस फॉर्म में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका आयोडेक्स लगाते हैं ना आप। तो आयोडेक्स क्या है? एक कंपाउंड है आयोडीन का, मतलब उस आयोडीन के कंपाउंड के ऊपर ही जो है आयोडेक्स नाम रखा गया है। तो आयोडेक्स क्या लगाते हैं कि पेन रिलीव करने के लिए,
जो आपकी बोन इंजरी हो जाती है, और इन सब में जो है पेन रिलीव करने के लिए जो है आयोडेक्स लगाया जाता है। तो आयोडेक्स इज अ कंपाउंड ऑफ आयोडीन, और ये पेन रिलीवर की तरह यूज होता है। तो उस कंपाउंड के ऊपर ही जो है आयोडेक्स का नाम रखा गया है। इसका यूज होता है ड्रग्स बनाने में, डाइज बनाने में, फोटोग्राफिक पेपर बनाने में, स्टोनियर जर्मोसाइड बनाने में, इंसेक्टिसाइड जिसको बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, फार्म, इन सब से चीजें जहाँ आए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ये, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट है ये केमिस्ट्री, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको बहुत कोर जो है केमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि बेंजीन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सब बहुत, उसमें अगर हम कुछ पढ़ेंगे तो वो बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन ये सारी जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ये जो है ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह जो बायो में है, बायो का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी सारी चीज़ें जो है कि प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम उसी तरह से चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं, और एग्ज़ाम में, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बहुत वास्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सब पढ़ना है, सिर्फ हम वो पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आता है, जिस तरह से आपके एग्ज़ाम की, सारे एग्ज़ाम की डिमांड्स हैं, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हैं आपके, उनकी डिमांड है, हम उस हिसाब से चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एक लाइट येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है, और उसके अंदर जो स्मेल आती है वो क्लोरीन की वजह से आती है। आयोडीन, जो आयोडीन है, और इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को हम और क्या बोलते हैं, इथेनॉल, C2H5OH। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, भूल जाओ, इसे भूल जाओ तो ठीक है। इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल होता है। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, वो मिथेनॉल होता है। तो अगर जैसे आयोडीन और इथेनॉल आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इथेनॉल ही इथाइल अल्कोहल होता है। तो आयोडीन और जो आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है, ये होता है, ये दोनों मिला के बनते हैं आपके टिंचर ऑफ आयोडीन। तो अगर आ जाए पेपर में कि टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होता है, आयोडीन प्लस इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कोई भी इंटरचेंज करके दे रखा हो तो वही ध्यान रखना है, इट इज अ टिंचर ऑफ आयोडीन। जो चीफ सोर्स है आयोडीन का वो चिली सॉल्ट पेटर है, जो नेचर में मिलता है, और ये किस फॉर्म में मिलता है, सोडियम, चिली सॉल्ट पेपर किस में मिलता है, सोडियम आयोडेट। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला याद है तो इट्स गुड, नहीं याद है कोई बात नहीं। तो इसका जो मेन कंपोनेंट है वो चिली, जो लैटिन अमेरिका है, साउथ अमेरिका, वहाँ इसको इसमें मिलता है। आयोडीन जो है अकर एबंडेंटली इन द लेमिनेरिया सीवीड एंड और एशेज ऑफ द वीड आर कैप कॉल्ड कल्प। तो वीड जो है उसको कल्प बोलते हैं, ये आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा वीड्स में, और उसके अंदर 0.4 से 1.3 आयोडीन फाउंड होता है। जो एलिमेंट है एस्टेनाइन, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये कुछ थोड़े फैक्ट्स हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जो एलिमेंट है जो आपका एस्टेनाइन, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो एक्सट्रीमली टेम्परेरी रेडियो एक्टिव है, और ये हैवीएस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड है। तो बेसिकली दीज आर द फैक्ट्स, मतलब कुछ रैंडम फैक्ट्स हैं, तो आप इनको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। ग्लास पे मार्किंग करने के लिए जो आपका सब्सटेंस यूज होता है वो होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। फ्लोरीन जो है यूज होता है मेकिंग लाइक UFC, SF6, जो बेसिकली एटॉमिक एनर्जी के प्रोटेक्शन में काम आता है। यू क्लोरीन जो है वो मिक्सचर होता है क्लोरीन डाइऑक्साइड का और क्लोरीन का। जब ब्लीचिंग करते हैं क्लोरीन की, जब ड्यूरिंग द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द क्लोरीन, जो क्लोरीन है इज यूज्ड इन एक्सेस टू द सब्सटेंस ब्लीच, और ये रिमूव करता है एक्सेसनेस ऑफ द क्लोरीन, इज कॉल्ड एंटी क्लोर।
तो एंटी क्लोर आपका क्या होता है? एंटी क्लोर का काम क्या होता है? जब आप किसी भी चीज की ब्लीचिंग करते हैं तो आपका जो एक्सेस मटेरियल है, एक्सेस सब्सटेंस है, उसको रिमूव करता है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन को यूज करता है, उसको एंटी क्लोर बोलते हैं। डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसको फ्रॉइन बोलते हैं, तो बेसिकली ये ना एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है फ्रॉइन, और ये एक जो है रेफ्रिजरेंट यूज करता है, और ये आपका जो है एज अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है। तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन फ्लोइन की तरह यूज होता है, यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है मैरिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, HCl को क्या बोलते हैं? मैरिटिक एसिड। फ्लोइन जो है, फ्लोइन का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो, देखो डाइक्लोरो, ऐसे याद रखना, डाई फ्लोरो मीथेन। बेसिकली जितने भी आपके रेफ्रिजरेंट हो गए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हो गए, तो उनके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन जो है वो रहता ही है। तो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन जो है आपका फ्लोइन होता है, और इट इज अ रेफ्रिजरेंट एंड इट इज यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। तो ये आप समझ गए होंगे सारी चीजें। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स कर देना, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कैटर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ गई इनर्ट गैसेस। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो ये सारे जीरो ग्रुप में होते हैं ऑफ द मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये इनर्ट गैसेस होते हैं क्योंकि ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं, जल्दी से किसी से रिएक्ट नहीं करते। कुछ जो है सम ऑफ देम जो है कुछ रिएक्ट करते हैं फ्लोरीन के साथ और एक स्टेबल कंपाउंड बना लेते हैं। इसमें से कुछ जो है फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, अदरवाइज दीज आर केमिकली इनएक्टिव। रेडॉन के अलावा जितनी भी आपकी इनर्ट गैस हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर में मिलती हैं इन एलिमेंटल फॉर्म। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग inert gas is not found in atmospheric air in elemental form। इसमें से कौन सी इनर्ट गैस है जो है एटमॉस्फेरिक एयर में फाउंड नहीं होती इन एलिमेंटल फॉर्म? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन, जिसका सिंबल है Rn। अदरवाइज सारी जो है आपकी बाकी सब मिलती हैं। तो इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका हीलियम। हीलियम जो है लाइट नॉन वॉलेटाइल गैस होता है, जल्दी से जलता नहीं। ये काम आता है कि जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके टायर में जो है वो हीलियम भरी जाती है, और इसको इसलिए भरा जाता है क्योंकि एयर के मुकाबले ये बहुत हल्का होता है। तो टायर जितने हल्के होंगे तो उतना जो है उसको अपलिफ्ट होने में, अब जैसे ये टायर है, आपने यहाँ हीलियम भर ली, तो इसका मतलब ये टायर जो है वो लाइट हो गया। तो लाइट हो गया जब एयरक्राफ्ट है आपका रनवे पे चलेगा, और फिर उसके बाद जब वो फ्लाइट लेता है, तो जब उसके टायर हल्के होंगे तो उसको जो है अपलिफ्ट करने में, ऊपर जाने में जो है आसानी होगी। तो इसलिए जो है उसमें हीलियम को भरते हैं। जो हीलियम और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो यूज करते हैं जो आपके डीप सी डाइवर होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ द लार्जर प्रेशर हीलियम इज लेस सॉल्युबल। तो जो आपका हीलियम क्या करते हैं, जो सी डाइवर होते हैं, तो वो क्या, जो उनका सिलेंडर होता है उसमें जो है ऑक्सीजन के साथ थोड़ी थोड़ी हीलियम भी मिक्स कर लेते हैं एयर की जगह। तो वो इसलिए करते हैं कि जब लार्जर प्रेशर होता है तो हीलियम जो है कम घुलती है। तो हीलियम जो है कम घुलती है, इसकी वजह से जो है वो सी डाइवर जो है उसको हीलियम को यूज करते हैं। जो हीलियम और ऑक्सीजन है उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के लिए भी यूज करा जाता है, जो पेशेंट जो है अस्थमा से सफर कर रहे हैं। तो मिक्सचर जो हीलियम और ऑक्सीजन का है वो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के लिए भी यूज करा जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन जो है यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट में अकरिंग एट द लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे जो अकर करता है वो लिक्विड हाइड्रोजन। नेक्स्ट है नियॉन। आपको सबको पता है नियॉन फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज होता है, नियॉन लैम्प्स में यूज होता है,
जिसमें फ्रॉम थ्रू विच सिम्बॉलिक इंडिकेशन इज गिवन टू द एयरक्राफ्ट। तो नियॉन कलर की लाइट होती है आपकी, नियॉन्स शाइनी शाइनी, जैसे आप हेजार्ड वाला साइन तो देखा होगा ना, सबसे आसान नियॉन का सबसे ज़्यादा आसान एग्जाम्पल है हेजार्ड। तो आपकी कार में जो हेजार्ड वाला कार के उसमें भी रखा होता है, जो आपको NHI जो हाईवेज बनाते हैं उसमें भी देखते होंगे तो हेजार्ड्स रखे होते हैं। तो यहाँ एक स्ट्रिप्स लगी होती है, तो दीज आर मेड ऑफ द नियॉन्स। तो नियॉन्स सिंबॉलिक इंडिकेशन के लिए यूज होता है। एयरक्राफ्ट्स में जो है नियॉन लैम्प्स यूज होते हैं। तो आप देखते हो ना ऐसे करके एक रॉड होती है, तो जब इंडिकेशन करते हैं तो वो रॉड को ऐसे करके शेक करते हैं। तो दीज आर द नियॉन लैम्प्स जो एयरक्राफ्ट में यूज होते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ना फॉग में भी शाइन होता है। मतलब अगर आपकी फॉग है तो उसमें भी ये शाइन होगा, तो फॉग में भी ये शाइन होता है। नेक्स्ट है आपका आर्गन। आर्गन जो है मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग है इन द एटमॉस्फेयर, और जितने भी ऑर्डिनरी बल्ब्स होते हैं आपके उसमें जो है आर्गन फिल होती है। और जितने भी आपके, जैसे आप वेल्डिंग करते हैं, जैसे ये एक मटेरियल है तो दूसरा मटेरियल ये है और इसको बीच में आप वेल्ड कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इन द आर्च वेल्डिंग ऑफ द अलॉय जो है आर्गन यूज होता है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर यहाँ क्या, फिर यहाँ क्या। हम लास्ट सेशन में भी पूछा था ये, तो अगर लास्ट सेशन किसी ने नहीं देखा और यहाँ आंसर नहीं दिया, वहाँ आंसर नहीं दिया, तो यहाँ दोबारा आंसर दे दो, क्योंकि आर्गन है। आर्गन, चलो एक आर्गन यहाँ या यहाँ, इन दोनों में से किसी एक प्लेस पे है। तो मोस्ट अबंडेंटली अकरिंग गैस लिखा हुआ है ना, तो मोस्ट अबंडेंटली तो यहाँ कहीं है। तो आप बताओ कौन से प्लेस पे है आर्गन, जो सीरीज है उसमें कौन से प्लेस पे है। चलो, पिछली बार हमने सीरीज ऐसे करके पूछा था, इसमें ये आर्गन की प्लेस बता दो। परसेंटेज भी बताना, कितना परसेंटेज आर्गन है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में, परसेंटेज और कौन से प्लेस पे है। नेक्स्ट है जिनॉन। तो जिनॉन जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स बनाता है सबसे ज्यादा। रेडॉन जो है बेसिकली एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियोथेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर में यूज होता है। तो कैंसर में जैसे आपकी कीमोथेरेपी होते हैं, एक होती है रेडियोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी में जो है आपका रेडॉन यूज होता है। नेक्स्ट हो गया मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। तो दीज आर द मेटलॉइड्स। 7 मेटलॉइड्स हैं आपके। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलिरियम हो गया, पोलोनियम हो गया। दीज आर द मेटलॉइड्स। ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं। जो बोरिक एसिड है वो आपका यूज होता है एंटीसेप्टिक बनाने में, और अगर आपकी जितनी भी फूड अडल्ट्रेशन होती है और उसको जो आइडेंटिफाई एग्जामिन करने में भी जो है आपका बोरिक एसिड यूज होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, एंटीसेप्टिक में और फूड अडल्ट्रेशन में। अब कुछ ऐसे ही फैक्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो कंपाउंड एंटीमनी सल्फाइड है वो यूज होता है मैच स्टिक बनाने में, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ द वॉलेटाइल सब्सटेंस। जो नॉब होती है, जैसे ये मैच स्टिक है और यहाँ इसकी नॉब होती है, तो ये जो है आपका एंटीमनी सल्फाइड से बनता है। तो बेसिकली ये वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है, जो उसकी नॉब होती है मैचेस की, वो इससे बनती है। एक जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है, जो यूज होता है इन सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे ट्रांजिस्टर हो गया आपका, फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, सोलर सेल हो गया, फोटो डायोड हो गया। तो जर्मेनियम जो है इसमें यूज होता है सोलर सेल में। और सोलर सेल में जो है सीजियम भी जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो अगर आपके पास आ जाए सोलर सेल में क्या यूज होता है, तो अब यहाँ ध्यान रखना, जर्मेनियम और सीजियम भी यूज होता है। तो ये दोनों चीजें होती हैं। पोलोनियम जो है एक फर्स्ट मैनमेड आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ 27 आइसोटोप्स होते हैं। नॉर्मल फैक्ट है, जस्ट फैक्ट की तरह याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। और इस तरह से जर्मेनियम आर्सेनाइड जो है आजकल जो है सेमीकंडक्टर के यूज हो रहा है, विच इज द चीपेस्ट अमंग ऑल द सेमीकंडक्टर। तो जर्मेनियम आर्सेनाइड जो है दिस इज द चीपेस्ट सेमीकंडक्टर। और अभी जो है इंडिया के अंदर
जो है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज चल रही थी। आप अगर एडिटोरियल्स या न्यूज़ अगर फॉलो करते होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा। तो सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज चल रही थी। तो इसमें गैलियम आर्सेनाइड जो है सबसे ज़्यादा चीपेस्ट अमंग ऑल द सेमीकंडक्टर है। जो कंप्यूटर चिप हैं ऑफ गैलियम आर्सेनाइड हैव डिजाइन एंड फैब्रिकेटेड एंड एट प्रेजेंट सच चिप्स आर फ्रिक्वेंटली ऑपरेशनलाइज्ड। तो कंप्यूटर चिप्स जो है इसको बनाने में काम आता है। ओके, नेक्स्ट है कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं और उनके जो है एलोट्रॉप्स देख लेते हैं। कार्बन, डायमंड, ऑलरेडी हम वैसे ये पढ़ चुके हैं लेकिन जस्ट हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं। कार्बन का होता है डायमंड, ग्रेफाइट, वुड, चारकोल, बोन, चारकोल। फोस्फोरस का होता है वाइट, येलो फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक। ऑक्सीजन का होता है ऑक्सीजन एंड ओजोन। सल्फर का रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, मॉर्फस, प्लास्टिक सल्फर और ये सब। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट है और कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम जो है मोस्ट रिएक्टिव होता है, यही थोड़ा बहुत याद रख लो अगर थोड़ा सीरीज में लगाने के लिए आ जाए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये चार शुरू के याद कर लो। और सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है गोल्ड। तो गोल्ड जो है लीस्ट रिएक्टिव है। गोल्ड से ऊपर सिल्वर है, फिर देन मरकरी है। तो ये याद रखना। गोल्ड का सिंबल AU होता है। तो कभी कभी आपको ऐसे करके भी दिया जा सकता है कि या तो सीधे गोल्ड लिख दें या फिर AU लिख दें। तो AU से कंफ्यूज मत होना, AU इज अ सिंबल ऑफ द गोल्ड। एंड सिल्वर का क्या होता है? AG, AgOG। तो AG है। तो पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव एंड गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। कैटेलिसिस। अब कैटेलिसिस क्या होता है? देखो, कैटेलिसिस क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपका, जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंस में जो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, लेकिन वो आपकी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व ना हो। अब जैसे आप इससे पहले साइंस पढ़ रहे थे तो आपके पास एक तरह का कोई कैटलिस्ट नहीं था। अब ये आपने ये सेशन देखे तो आपको एक कैटलिस्ट मिला जिसने आपकी जो साइंस की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर दिया। ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो गई। तो दीज आर नॉट पर्टिकुलरली एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस, कोई रिएक्शन, कोई प्रोसेस नहीं है, पर वो एक तरह का कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ऐसे ही जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेसिकली। केमिकल जब आपकी रिएक्शन होती है तो आपका कोई इनिशियल प्रोडक्ट होता है। यहाँ इनिशियल आपका कोई प्रोडक्ट हो गया, कोई इनिशियल प्रोडक्ट हो गया, फिर उससे आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो ना तो वो इनिशियल प्रोडक्ट का पार्ट होगा ना वो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा, पर एक एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। मतलब ऊपर से कुछ ऐसा रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा, लेकिन वो एज सच रिएक्शन का काम नहीं होगा। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उसमें जो है सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है जो सनलाइट है, और वो जो है आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो रिएक्शन का पार्ट नहीं है लेकिन वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है। वो रिएक्शन के रेट को जो है, केमिकल रिएक्शन को वो इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ऐसा मत समझ लो कि सिर्फ कैटलिस्ट जो है इंक्रीज कर सकता है। और आप जैसे इस तरह से देखो, आपके दो दोस्त हैं, फ्रेंड नंबर 1, अच्छा फ्रेंड नंबर 1 जो है आपका बहुत सिंसियर दोस्त है, डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, और जब भी आप देखते हो कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो वो हमेशा आपको बूस्ट करता है कि नहीं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ऐसे करके। दूसरा नंबर फ्रेंड नंबर 2 है,
वो क्या करता है कि तो ये आपकी जो केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ स्टडी है उसको इंक्रीज कर रहा है। फ्रेंड नंबर 2 क्या हुआ कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपके यार सुबह से पढ़ ही रहा है तो कितना पढ़ेगा, चल किताब विताब बंद कर, मौसम बढ़िया हो रहा है घूमने चलते हैं। तो वो जो है वो आपकी रेट ऑफ केमिकल घूमने की रिएक्शन को तो वो बहुत बूस्ट कर रहा है, लेकिन जो आपकी पढ़ाई की रेट ऑफ स्टडी है उसको डिक्रीज कर रहा है। तो कैटलिस्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं। बाहर से आ रहा है, वो बाहर से आ रहा है, मतलब आपके प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं, वो बाहर से आ रहा है, और लेकिन आपकी जो रेट है आपकी स्टडी का उसको जो है हिंडर कर रहा है। तो दीज आर द कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है, पहला देखो फाइनली डिवाइडेड आयरन, ये यूज होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ द अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। एंड प्लेटिनम जो है वो यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस। एंड नाइट्रोजन जो है वो यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए बाय लीच चैम्बर प्रोसेस। एंड निकल जो है वो आर्टिफिशियल घी बनाने के लिए काम आता है वेजिटेशन ऑयल में। तो हाइड्रोजिनेशन जब आपका होता है, हम पीछे पढ़े थे, तो उसमें जो है निकल का यूज होता है एज अ कैटलिस्ट। तो निकल का यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हॉट एल्यूमिना जो है ईथर बनाने के लिए काम आता है फ्रॉम द एल्कोहल। क्यूप्रिक क्लोराइड जो है क्लोरीन बनाने के लिए काम आता है बाय द डेकन प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्सिन, इरिप्सिन एंड ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो है एंजाइम, वो आपका क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, पेप्सिन। फिर उसके बाद आपका आ गया इरिप्सिन। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में जो कन्वर्ट करता है वो हो गया आपका इरिप्सिन। ये इंटेस्टाइन में करता है। ये आपका क्या करता है, ये स्टमक के अंदर करता है। फिर आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है इन पैनक्रियाज। तो ये होता है आपका ट्रिप्सिन। मौसम की बात हो रही थी, बारिश होने लगी। नेक्स्ट है आपका टाइलिन एंजाइम। तो इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च इनटू ग्लूकोज इन ह्यूमन सलाइवा। तो स्टार्च को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए सलाइवा के अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो होता है टाइलिन। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ एंजाइम ये आपका दिस इज बायोलॉजी का पार्ट है, मतलब आपको लगता होगा कि बायोलॉजी का पार्ट है ये सब, तो दीज हम इसमें पढ़ रहे हैं क्योंकि दीज आर द कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निकल भी इंपॉर्टेंट है, ये पेप्सिन और इप्सिन और ट्रिप्सिन जो है इंपॉर्टेंट है, टाइलिन भी इंपॉर्टेंट है। जाइमेज जो है वो आपका ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में जो है कन्वर्ट करता है, जाइमेज। डाइटेज जो है वो आपका स्टार्च को माल्टोज में करता है। माइकोड्रीमी एसिटाइड जो है शुगर बीट को आपका विनेगर में कन्वर्ट करता है, शुगर बीट को विनेगर में। इन्वर्टेज एंजाइम जो है शुगर केन से आपका, इन्वर्टेज एंजाइम क्या है, शुगर केन से आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये क्या कौन करता है, कैटलिस्ट। हमेशा जो आपकी रिएक्शन होती है तो उसमें जब गिव है तो उसके ऊपर हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट नहीं ले रहा है। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट हो गया लैक्टिक वेसिलाइल। तो ये प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड फ्रॉम मिल्क। तो मिल्क का जो है लैक्टिक एसिड मिलता है in the presence of lactic bacilli।
नेक्स्ट कुछ हम मैनमेड सब्सटेंस देख लेते हैं। पहला है उसमें सीमेंट। सीमेंट जो है आपका मिक्सचर है कैल्शियम एल्यूमिनेट का और कैल्शियम सिलिकेट का, जो एक ग्रे कलर का पाउडर होता है। जब भी सीमेंट जो है वाटर के कांटेक्ट में आता है तो जो उसके अंदर जो सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट होते हैं कैल्शियम के, वो रिएक्ट करते हैं, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो वो रिएक्ट करते हैं और एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो क्या जो आपका सीमेंट है वो किसका मिक्सचर है? कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट। तो जब ये जो है अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो जो इसके सिलिकेट्स हैं, वो जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। अगर सीमेंट के अंदर जो है एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम हो जाता है तो जब उसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो क्रैक हो जाता है। तो आप देखोगे जब सीमेंट है उसमें आपने पानी मिलाया और वो सॉलिड हो गया, लेकिन अगर कुछ कुछ देखा ना, कुछ कुछ सीमेंट जो है क्रैक हो जाते हैं, तो वो इसलिए होता है क्योंकि अगर सीमेंट के अंदर अगर आप ज्यादा लाइम डाल दो ना तो वो जो है क्रैक हो जाता है। अगर सीमेंट के अंदर एल्यूमिना ज्यादा डाल दिया तो वो जल्दी से आपका इजीली जो है सॉलिडिफाई, क्विकली और इजीली जो है सॉलिडिफाई हो जाता है। कंपोजिशन होती है सीमेंट की CaO, SiO2, Al2O3 एंड Fe2O3। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड 60 to 70% सबसे ज़्यादा होता है। फिर सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया, फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, फिर फेरिक ऑक्साइड हो गया, 2 to 3% होता है। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो भी आपका सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन है जिसमें मटेरियल जो है इवनली सस्पेंडेड होते हैं लिक्विड में। मतलब लिक्विड में जो मटेरियल है वो बराबरी में सस्पेंड होंगे, तो बराबरी में सब्सटेंस होंगे। तो हम क्या क्या पढ़े इसमें कि हम क्या क्या पढ़े कि कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का जो मिक्सचर होता है। दूसरी चीज हम क्या पढ़े कि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेता है, और जब उसमें अगर आप उसमें ज्यादा लाइम डालोगे, तो लाइम का मतलब क्या होता है? चूना। चूना लगाने वाला चूना नहीं, वैसे चूना तो लगाया ही जाता है मतलब दीवारों पे, हाँ, इंसानों पे नहीं, दीवारों पे। तो चूना अगर ज्यादा डाल दोगे तो क्रैक पड़ जाएंगे, एल्यूमिना ज्यादा डालोगे तो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर्टर। तो अगर सीमेंट के साथ कुछ सिलिका, सैंड अगर मिक्स कर दो तो वो मोर्टर बन जाता है। तो सीमेंट कुछ मिक्स कर दो तो वो मोर्टर बन जाता है। तो मोर्टर को मतलब अगर लेम लैंग्वेज में अगर देखें तो क्या बोलते हैं? गारा। तो मोर्टर को अगर लेम लैंग्वेज में देखें तो बोलते हैं गारा। तो वो एक तरह का गारा बन जाता है मोर्टर। तो अगर सीमेंट है, सीमेंट के साथ रेता मिक्स कर दो, रेत होता है ना सैंड, तो सीमेंट के साथ अगर रेत मिक्स कर दो तो वो मोर्टर बन जाता है।
फिर कंक्रीट नेक्स्ट है। अगर सीमेंट एंड सैंड और कुछ स्टोन पार्टिकल, तो ऐसे आपने कंक्रीट देखा होगा ना, तो जो बजरी पत्थर होते हैं, तो एक ऐसा मिक्सचर होता है ना कि उसमें जैसे मोर्टर होता है, मतलब जब आप इसे गारा में जो बजरी पत्थर मिला देते हो तो आपको एक कंक्रीट मिक्सचर मिलता है, तो वो कंक्रीट होता है। तो ये सीमेंट रहेगा उसके अंदर, थोड़ा सा रेत भी रहेगा और थोड़े से उसमें बजरी पत्थर भी रहेंगे, तो वो कंक्रीट बन जाता है आपका। नेक्स्ट है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। कंक्रीट को ही वो बोलते हैं बजरी पत्थर हो ऐसे करके, पैबल्स हो गए, ये हो गए, ग्रेवल्स हो गए, सब इस तरह से। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो अगर कंक्रीट को स्ट्रेंथन किया जाए इन्फ्यूज फ्रेम के साथ, वायर के साथ, आयरन रॉड के साथ इन द कंक्रीट, उसको बोलते हैं रेनफोर्स कंक्रीट। तो अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका ऐसे ढांचा होता है, कोई वेब होता है या कुछ उस टाइप से, वायर का बना होता है, आयरन रॉड का बना होता है, फिर उसके ऊपर जो है कंक्रीट भरा जाता है, मतलब उसको सीमेंट से पूरा स्ट्रक्चर को टफन किया जाता है, तो ये जो है आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। तो ये आपका रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। तो बेसिकली आप ध्यान रखना, मोर्टर जो है वो जो सीमेंट और रेत से मिलकर बना होता है, और कंक्रीट के अंदर बजरी पत्थर डाल देते हैं, और रेनफोर्स के अंदर ये सारी चीजें कंक्रीट होती है, लेकिन कंक्रीट एक फ्रेम में होता है वायर से या आयरन रॉड से। तो ये अभी तक सिंपल होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कंपोजिशन में कैल्शियम ऑक्साइड जो है सबसे ज्यादा होता है, 60 से 70%, फिर सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर आयरन होता है। Fe जो है आयरन का सिंबल है, आयरन। Al जो है एल्यूमिनियम, SI तो पता ही होगा सिलिकॉन, Ca तो कैल्शियम। नेक्स्ट चीज, कुछ ऐसी फैक्ट्स हैं, रैंडम फैक्ट्स, उनको देख लेते हैं। यूटेंसिल्स बनाने के लिए जो है आपका जो फ्यूज्ड जो मोल्टन ग्लास है वो कैप्ड होता है इनसाइड वेरियस डिजाइन फ्रेम, और उसके बाद कूल किया जाता है स्लोली स्टेडली, फिर उसके बाद इस प्रोसेस को अनीलिंग ऑफ ग्लास बोलते हैं। देखिए, कभी भी आपने अगर कोई देखना, आप जैसे ग्लास को बनाने का वीडियो देखना, जैसे फिरोजाबाद का देखना कि कैसे चूड़ियाँ बनती हैं, इस टाइप से ग्लास वेसल्स बनते हैं, तो आप उसमें देखना कि पहले एक मतलब जो आपका एक मोल्टन जो मतलब पिघला हुआ ऐसे पदार्थ जो है उसको बनाते हैं, उसको जो है एक फ्रेम के अंदर रखा जाता है, किसी भी फ्रेम के अंदर, और वो जो मोल्टन वो स्टेट है उसके फ्रेम की जो है वो शेप ले लेता है। फिर उसको थोड़ा सा धीरे धीरे जो है उसको कूल किया जाएगा स्लोली, मतलब फिर इस प्रोसेस को जो है हम अनीलिंग ऑफ द ग्लास बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को अनीलिंग ऑफ द ग्लास बोलते हैं। अगर ग्लास के अंदर कुछ अमाउंट का जो है कुलेट अगर मिक्स कर दोगे तो ग्लास जो है क्विकली जो है मेल्ट हो जाता है। अगर ग्लास को हार्ड बनाना है तो उसके अंदर पोटेशियम क्लोराइड जो है मिक्स किया जाता है। क्या? पोटेशियम क्लोराइड। ग्लास का कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है और उसका कोई भी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता कि इस पॉइंट पे आके जो ग्लास है वो मेल्ट हो जाएगा। कोई डेफिनेट केमिकल फॉर्मूला भी नहीं होता ग्लास का, बिकॉज ये जो है बहुत सारे वेरिएबल कंपोनेंट का मिक्सचर होता है ग्लास। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, आप जो देखते होंगे ना, जो आपके ऑप्टिकल फाइबर है, आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो है ऑप्टिकल केबल्स पड़े होंगे, तो जो वो ऑप्टिकल फाइबर है वो गुड क्वालिटी ऑफ ग्लास है, जो टेलीकम्युनिकेशन है एंडोस्कोपी में यूज होता है। तो अगर टेलीकम्युनिकेशन में किसी ने वायर्स देखे होंगे, जो अंडरग्राउंड आजकल वायर्स डल रहे हैं, तो वो ऑप्टिकल फाइबर्स डलते हैं हायर ट्रांसमिशन के लिए। या फिर किसी ने अपनी एंडोस्कोपी कभी कराई होगी तो आपने देखा होगा कि जो माउथ है वहां से एक रॉड जाती है आपके अंदर, जिसमें एक कैमरा फिट होता है, फिर वो अंदर आपका इंस्पेक्शन कर, मतलब क्या क्या आपके अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, तो वो देखती है। तो उसमें भी जो है आपका ऑप्टिकल फाइबर लगा होता है। नेक्स्ट चीज है, मेन जो ग्लासेस हैं
कंपोजिशन और उनके यूजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो आई थिंक 2021 यूपीपीएससी में भी आया था, सारे स्टेट पीसीएस में आते हैं। सीएपीएफ हो गया, आपके जितने आरआरबी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सारे एग्जाम्स में जो है सब में आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, सोडा ग्लासेस। कंपोजिशन क्या है, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल कंपोजिशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार फिर भी देख लेना। सोडा ग्लासेस, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। ट्यूबलाइट बनाने के लिए काम आता है, बॉटल्स बनाने के लिए काम आता है, इक्विपमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, डेली यूजेबल डोमेस्टिक यूटेंसिल्स में काम आता है। दूसरा है फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका। ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में काम आता है, कैमरा के लेंसेज बनाने में काम आता है, टेलीस्कोप में बनाने में काम आता है। क्रुक्स ग्लास जो है वो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिक्सचर है। ये आपका जो है लेंसेज ऑफ गॉगल्स, तो गॉगल्स जो है उसके लेंसेज बनाने में काम आता है। नेक्स्ट हो गया आपका पोटैश ग्लास, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, और ग्लास कंटेनर और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाने में काम आता है। और नेक्स्ट हो गया आपका पायरेक्स, तो ये बेरियम सिलिकेट और सोडियम सिलिकेट है, और ये बनाने में काम आता है आपका जितने भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स और फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स होते हैं। तो आप जो है आप देखते होंगे टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, फनल होता है, और जितने भी ग्लास के मटेरियल होते हैं, तो उन सब में जो है आपका तभी उसमें बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है आपका क्राउन ग्लास, पोटेशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड और सिलिका, लेंसेज ऑफ द आई ग्लास, जो आई ग्लासेस होते हैं उसके लेंसेज बनाने में काम आता है। फिर लेड क्रिस्टल हो गया, वो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड एंड सिलिका, और ये बनाने में आता है आपका जितने भी आपके कॉस्टली ग्लास कंटेनर होते हैं। तो आपके जितने भी कॉस्टली ग्लास कंटेनर होते हैं उसमें ये बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है आपका किससे कौन सा कलर मिलता है। तो जो कोबाल्ट ऑक्साइड अगर डालोगे तो आपको ब्लू कलर मिलेगा, सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड डालोगे तो ग्रीन कलर मिलेगा, सेलेनियम ऑक्साइड डालोगे तो ऑरेंज रेड मिलेगा, फेरिक सॉल्ट डालोगे तो फ्लोरोसेंट येलो मिलेगा, गोल्ड क्लोराइड और पर्पल ऑफ कैसियंस डालोगे तो रूबी रेड मिलेगा। दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार ऐसे देख लो। ये इंपॉर्टेंट है। क्यूप्रिक सॉल्ट डालते हो तो पिकॉक ब्लू मिलता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट डालते हो ग्रीन एंड येलो कलर मिलता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हो तो ब्लू टू लाइट ऑरेंज मिलता है, क्यूप्रस सॉल्ट डालते हो तो रेड कलर मिलता है, कैडियम सल्फाइड डालते हो तो येलो लाइक लेमन मिलता है, कार्बन डालते हो तो ब्राउनिश ब्लैक डलता है। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर क्यों यूज होता है कि अगर जो आपकी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी मतलब उसकी उपजता जो है उसको मेंटेन करने के लिए जो सॉइल है उसमें कुछ मैन्योर्स डलते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स डलते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो है क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट। मतलब न्यूट्रिएंट एलिमेंट अलग अलग पे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं आपके, फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर होते हैं, और एक हो गया आपका पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो नाइट्रोजन केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, ये सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन सॉइल को, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम साइनामाइड हो गया जिसको नाइट्रोलियम कहते हैं, यूरिया हो गया। तो अगर आपको आ जाए यूरिया जो है कौन सा बेस्ड फर्टिलाइजर है, तो सर नाइट्रोजिनस बेस्ड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है आपका फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो ये फॉस्फोरस देते हैं सॉइल को, जैसे सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम हो गया, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट हो गया। नेक्स्ट हो गया पोटैश फर्टिलाइजर, पोटेशियम देते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्राइट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया। फिर एक होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो अभी हम पढ़ रहे थे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों अलग अलग, अब इन दोनों का मिक्सचर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो ये डाइहाइड्रोजन अमोनिएटेड फॉस्फेट और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट होते हैं। कुछ मेन केमिकल फर्टिलाइजर्स देख लेते हैं। तो अमोनियम सल्फेट, तो ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। ये काम आता है कि प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के लिए, जैसे पैडी मतलब राइस, जो धान होती है, पोटैटो मतलब आलू,
तो इनका जो है प्रोटेक्शन लेवल बढ़ाने के लिए काम आता है। इस फर्टिलाइजर के अंदर 25% अमोनिया होता है जो ट्रांसफर होता है नाइट्रेट के अंदर बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो अमोनिया किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रेट के अंदर। जो नाइट्रेट है वो क्रॉप इजीली अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर डायरेक्ट अमोनिया डालोगे तो क्रॉप नहीं करेगा, तो मतलब अमोनिया डलता है लेकिन वो जब ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रेट में तब जो है क्रॉप इजीली अब्सॉर्ब करता है। ये कहाँ ज्यादा लार्ज स्केल में कहाँ मिलता है? सिंदरी झारखंड में। सिंदरी झारखंड में ये मिलता है। नेक्स्ट हो गया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट 20% होता है। ये बहुत ज्यादा हाईली एक्सट्रीमली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए आराम से जो है सॉइल के अंदर इंटरमिक्स हो जाता है। जो नंगल पंजाब है वहां इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो है होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ कैल्शियम डाइहाइड्रोजन एंड फॉस्फेट एंड जिप्सम। ये एक ट्रिपल सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम जो प्रिपेयर्ड बाय पाउडर ऑफ द बोन्स, तो बोन के पाउडर से जो है प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट हो गया यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है H2NCONH2O एंड ये ऑब्टेन होता है बाय हीटिंग मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 125 to 150 डिग्री सेल्सियस एट अबाउट 8.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यूरिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा 46% नाइट्रोजन होता है एंड यूज ड्यूरिंग इंट्रोड्यूसिंग द सीड इन द ऑयल। आफ्टर स्प्रेडिंग यूरिया ऑन सॉइल वाटर इज सप्लाइड आफ्टर 3-4 days। 3-4 दिन के बाद जो है वाटर सप्लाई होता है। 3-4 दिन के बाद वाटर सप्लाई होता है। फिर उसके बाद हो गया कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड को क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम साइनामाइड को बोलते हैं हम निट्रोलिम। ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। ये एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। ये जो है यूज होता है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सीड इन द सॉइल। मतलब पहले जब आपका जो बीज है उसको डालने से पहले ये फर्टिलाइजर यूज होता है और ये जो है ग्रोथ के लिए यूज नहीं होता। ये ग्रोथ के लिए यूज नहीं होता लेकिन सीड डालने से पहले ये यूज होता है। अब देखिए सरकार, ये आपका यूरिया जो है वो मिलता था लेकिन अब सरकार जो है नीम कोटेड यूरिया दे रही है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नीम कोटेड यूरिया दे रही है। तो बेसिकली नीम कोटेड यूरिया का क्या यूज होता है कि इसमें जो यूरिया है वो आराम से ग्रेजुअल रिलीज होता है। ग्रेजुअल रिलीज होता है आपका यूरिया। तो इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा न्यूट्रिएंट ले पाते हैं और इसकी वजह से ईल्ड भी हाई होती है। तो ईल्ड हाई होगी तो ये फाइनली क्या होगा कि इससे ग्रेजुअली रिलीज होगा, सॉइल पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव होगी और जितना भी जो प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स हैं उनका यूजेस भी जो है वो रिड्यूस होगा और पेस्ट और डिसीज अटैक भी कम होगा। तो नीम कोटेड यूरिया का यही काम है कि ग्रेजुअल रिलीज होता है जिसकी वजह से जो है मोर न्यूट्रिएंट और हाई यील्ड जो है वो मिल पाती है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि क्या हो रहा है कि एक टास्क फोर्स रखी है सरकार ने। क्या हो रहा है, ये जो नीम कोटेड यूरिया है ना, जो आपका नीम कोटेड यूरिया है उसको क्या कर रहे हैं, एक केमिकल आ रहा है, उस केमिकल से जो है ये नीम कोटेड जो है वो वॉश हो जाता है, धुल जाता है। तो ये जब धुल जाता है तो ये नॉर्मल यूरिया हो गया और इसको इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो इसकी जो है ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसके लिए ही सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया है इसकी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए। तो ये नीम कोटेड एरिया जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज था।
एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए ये थे, इन सब के लिए। तो लेकिन नीम कोटेड यूरिया का जो है प्रोडक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा अमाउंट में है, इंडस्ट्री के लिए कम है, ये सस्ता भी होता है, तो इसका एक केमिकल से इसको वॉश कर दिया जा रहा है और इंडस्ट्री में इसको यूज़ करके इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो उसके लिए एक टास्क फोर्स रखी गई है कि जो इन सारी चीज़ों को ट्रेस करेगा। तो ये आजकल ये करंट सिनारियो है अभी रिलेटेड टू नीम कोटेड यूरिया। अभी हाल ही में, शायद 1-2 दिन पुरानी न्यूज़ है ये, टास्क फोर्स वाली। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पाते हो। सारे एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वन डे दे रहे हो या कुछ भी दे रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो। आपकी जो है आपके सोचने की शक्ति, आपकी अवेयरनेस, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है सबको इन्हेंस करता है। सिर्फ जो बेसिक बुक्स हैं वहाँ तक सीमित मत रखो अपने आप को। यू हैव टू इन्हेंस योर पर्सनैलिटी। अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट आप अच्छे से कर पाओगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ा करो, मतलब ज़रूरी नहीं है बहुत, मतलब नॉर्मल अगर आप वन डे एग्ज़ाम दे रहे हो तो स्टिक टू हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इस टाइप का हो गया। अगर आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो तो देन यू कैन स्टिक टू द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। तो इस टाइप से जो है न्यूज़पेपर पढ़ा करो। नेक्स्ट हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। तो इट इज़ अ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर एंड इन मार्केट इट इज कॉल्ड नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन जो है उसको फादर ऑफ ऑल एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बेसिकली ये ओपन चेन होता है। और बेंजीन जो है इज अ फादर ऑफ ऑल एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑरोमेटिक क्या है, तो मतलब एक अरोमा देते हैं, एक सुगंध देते हैं जितने भी आपके बेंजीन कंपाउंड होते हैं वो। एंड एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन को जो है ज्वाइन करते हैं साथ में। तो वो आपके जितने भी आपके फैटी एसिड्स हो गए, वो हो गए, वो सारे आपके एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। बेसिकली ये नॉन एरोमेटिक होते हैं, इसमें कोई सुगंध वुगंध नहीं आती है, आपको खुशबू खुशबू नहीं आती। नॉन एरोमेटिक होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं। ओके, कुछ पॉलीमर्स और मोनोमर्स देख लेते हैं। तो पॉलीथीन पॉलीमर होता है, उसका मोनोमर होता है इथाइलिन। तो पॉलीमर और मॉलीमर, पॉलीथीन और इसका मोनोमर होता है इथाइलिन। ये यूज होता है पॉलीबैग्स बनाने के लिए, आपके ट्यूब पैकिंग कमोडिटीज के लिए, इन सब के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है आपका पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर होता है एंड इसका मोनोमर होता है स्टाइरीन। ये आपका रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट जो है वो बनाने का जो खांचा होता है उसको बनाने के लिए ये यूज होता है। अच्छा, ये पॉलीमर और मोनोमर कंफ्यूज कर रहा होगा ना। तो मोनोमर क्या होता है कि सिंगल चेन और किसी भी कंपाउंड की जो है कंसिस्ट ऑफ सिंगल चेन, मतलब 1-2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पॉलीमर के अंदर जो है इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पॉलीमर कहते हैं। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको पॉलीमर कहते हैं। मतलब रिपीटिंग सब यूनिट होती है। जैसे ये इथाइलिन है, CH2 है, तो इसका पॉलीथीन क्या हो जाएगा, CH2 फिर CH2 फिर CH2, ऐसे करके रिपीटिंग जो चेन होती है उसको पॉलीमर कहते हैं। फिर उसका हो गया पॉलीप्रोपिलाइन। पॉलीप्रोपिलाइन इसका होता है प्रोपलाइन, ट्यूब्स बनाने में काम आता है। टेफ्लॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, टेफ्लॉन होता है टेट्रा फ्लोर एथाइलाइन। ये नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में आता है। तो आप जब आप देखते होंगे ना नॉन स्टिक तवा के ऊपर जो एक कोटिंग लगी होती है काले से रंग की, वो टेफ्लॉन की कोटिंग लगी रहती है जिससे स्टिक ना हो सके। फिर पीवीसी सबने पढ़ा होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। केबल और ऑफ डिश एंटीना इन सब में बनाने में काम आता है। तो पीवीसी केबल होती है ना, तो वो पीवीसी उसमें बनाने में काम आता है। नायलॉन गारमेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है,
इसमें ये भी ध्यान रखना, जैसे नाइलॉन आ गया एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फाइबर, और इस टाइप से, तो नाइलॉन जो है नेचुरल फाइबर नहीं है, इट इज अ केमिकल फाइबर, केमिकल कंपाउंड है ना ये, तो इट इज अ केमिकल फाइबर, तो ये गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। ट्राइलीन जो है वो भी गारमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। अच्छा, चलिए आगे ये फर्मेंटेशन वाला हम इसको कल फिनिश करते हैं। कल हम इसी टाइम पे जो है लेक्चर करेंगे और इसको कल फिनिश करते हैं हम फर्मेंटेशन वाला। एंड बाकी ये प्रीलिम्स कोर्स है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का इंटीग्रेटेड है, ये प्रीलिम्स ओनली है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग है, इसको भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर था वो GS1 में 20 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है जो हम आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी लास्ट ईयर 2021 में, वहाँ से आए थे। बाकी हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कराते हैं, तो अगर आप कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस डेली क्विज को जो है ज़रूर अटेंड करा करो। यहाँ आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको जो है आपको जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब आपकी जो है नॉलेज इन्हेंस ही होगी, तो आप ये सब देख सकते हैं। बाकी ये फर्मेंटेशन से हम कल करेंगे, कल इसी टाइम हमारी क्लास होगी, सेम टाइम, तो हम इसको करेंगे और आप वो कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर, ये कमेंट कर दीजिए किसका कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सी डेट को है, ये कमेंट कर देना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कब तक चीज़ें ख़त्म करनी है। बाकी तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर मेरे हिसाब से गाड़ी चलेगी, फिर आप कमेंट मत करना कि मैम जो है वीडियो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आई रिक्वेस्ट टू कमेंट कर देना सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। और वीडियो शेयर करो करो यार, इतने कम व्यूज़, इतनी मेहनत करने के बाद इतने कम व्यूज़ आते हैं, तो थोड़ा शेयर वेयर करो करो, बाकी लोगों को बताओ कि हाँ वीडियो के बारे में, तो शेयर वेयर कर दो करो। चलिए, और कोई क्वेश्चन पूछा जाए करे तो उसका आंसर भी दे दिया करो, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वरना ऐसे ही चलता है कि मैं बोल रही हूँ और मैं बोल के चली जा रही हूँ, ठीक है बस अपना चल रहा है, तुम लोग भी अपना कर रहे हो, हम लोग भी अपना कर रहे हैं, तो थोड़ा एक कोऑर्डिनेट करा करो तो चीज़ें अच्छी रहती हैं, मज़ा आता है पढ़ाने में, अदरवाइज तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलो ठीक है फिर, थैंक यू। 11th सेशन था, ये गलत टाइप हो गया, ये मत समझना कि 10th ही सेशन था। चलिए फिर ठीक है फिर, ओके देन, बाय बाय, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, हम ये वीडियो करेंगे, हम फर्मेंटेशन से पढ़ेंगे, तो कल वीडियो आएगी, तो कल संडे है, कोई आई विल मेक द वीडियो। चलिए ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।